हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस लॉ बेसिकली यूज कहाँ होगा? हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। आप सोचिएगा अगर कोई एक ऐसी बॉडी हो जो इरेगुलर फॉर्मेट में हो या एक्सटेंडेड बॉडी हो जिस पे चार्ज रखा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ जाता है। उसके सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर गॉस लॉ पे आते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज आगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे मैं कहूँ कि इस रूम में लाइट जल रहा है और ये बोर्ड जितना बड़ा है दीवार से तो बहुत छोटा, ये इस पर्टिकुलर बोर्ड के व्हाइट पार्ट से, मेटल वाला भी छोड़ दे अगर हम, व्हाइट पार्ट से जितनी लाइट की रेज जा रही हैं या इस पे जितनी लाइट रे गिर रही है सबको अगर हम गिन ले तो उनकी नंबर्स को ही लगभग हम क्या कह सकते हैं? फ्लक्स कह सकते हैं। क्लियर? इस सरफेस के थ्रू। बाकी अगर हम पूछे दीवार के थ्रू फ्लक्स कितना होगा तो जितनी लाइट इस दीवार पड़ रही है वो फ्लक्स हो जाएगा, उस दीवार से कितनी होगी तो उस पर जितनी पड़ रही है उससे ले लेंगे हम लोग। बात आ रही समझ में? तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिना जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बॉडी था, हमने यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख दिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशा में निकलती है, तुम्हें पता है ना? सपोज करें कि इससे, इस प्लस चार्ज से 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शंस, लेकिन इसके थ्रू सिर्फ इस बॉडी के अंदर से जो पूरी लाइंस जाती हैं उनकी संख्या है 2000। 10,000 पूरा निकलता था, 2000 सिर्फ इससे जा रही है। तो हम अगर पूछे कि इस बॉडी के थ्रू फ्लक्स कितना है तो हम क्या बोलेंगे? 2000 और 10,000, 2000। बात आ रही समझ में? कोई बॉडी यहाँ होता छोटा सा तो इससे हो सकता है सिर्फ 200 जाता, तो इसकी फ्लक्स कितनी होती? 200। इससे कोई और थोड़ा सा बड़ा होता, उससे छोटा होता, इसमें से जाती लगभग 800, तो 800 इसका फ्लक्स होता है ना? तो जैसी बॉडी उसके थ्रू क्या होगा? उसका फ्लक्स चेंज होता जाएगा। फ्लक्स की ये तो बात हो गई डेफिनेशन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो वहां बी लिखा करते हैं हम लोग। फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, जहां ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डी ए होता है एरिया ऑफ द सरफेस। जैसे इसमें से पूछा जाए तो इस पूरे का एरिया लेंगे, अगर इसमें से पूछा जाए तो इसका एरिया लेंगे। हो सकता है इस पूरे बॉडी को देकर ये सिर्फ इतने से पूछ ले, तो ये जो एरिया स्मॉल है वो वही है, डी ए मतलब स्मॉल एरिया। इसका हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेशन, वो भी कैसा? क्लोज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इसको हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पे ए लिखा हुआ आपके बुक में मिलेगा या यस लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मीन्स कि ये जो इंटीग्रेशन करना है कहाँ करना है? वो करना है जिस सरफेस से पूछा उसको पूरा का पूरा क्लोज करके हम लोग उसके थ्रू जितनी लाइन्स आ रही सिर्फ उसको काउंट करेंगे। दैट्स वाई इसको क्या लिखा जाता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। क्लियर हुई बात? हम लोग अभी इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर है। अच्छा एक चीज और, एरिया स्केलर होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इस समय हम लोग एरिया को वेक्टर लेके पढ़ेंगे। और अगर एरिया वेक्टर है तो एरिया की वैल्यू भी आएगी, साथ में क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। तो वो डायरेक्शन किधर लेंगे? तो जैसे इस बोर्ड के एरिया की बात करें हम तो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इसका आ जाएगा। लेकिन दिशा किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगा उसका? तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। यही उन दोनों की क्या हो सकती है? दिशा हो सकती है। तो एरिया एक वेक्टर होगा अब से यहाँ के लिए। क्लियर है ना? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? डॉट हटने के बाद क्या आता है? ई आया, डी ए आया, और याद होगा आपको कॉस थीटा आता है, जहां थीटा क्या होता है? ई और डी ए के बीच का एंगल। क्लियर हुई कि नहीं बात? ये हो गई हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू। सबसे ज्यादा फ्लक्स कब होगा? फाई की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी? जब ये सब लोग सबसे ज्यादा होंगे। तो
ई और ये डी ए तो बदलने वाले नहीं है, बदलेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू जब होगी उसी समय फाई सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 1 होती है। तो कॉस थीटा 1 सबसे ज़्यादा कब होता है, जब थीटा क्या हो जाए, 0। इसका मतलब ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बने, 0। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास एक पेपर है, इसको हम सरफेस एरिया ले लेते हैं और बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, उस तरफ से इधर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और अगर हम ऐसे इसको रखें तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेंगी, जाएंगी, तो काउंट किया जा सकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा होगा। और अगर हम पेपर को ऐसे रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पार हो जाएगा, इसमें से नहीं जा पाएगा ना। तो इसमें देखिए ध्यान से, इस समय फ्लक्स कितना बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही तो 0। क्यों? क्योंकि इसका एरिया या तो इधर लेंगे आप या तो पीछे लेंगे। तो एरिया हो गया ऐसा, ठीक है, पीछे की तरफ, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही, इधर से। कितने डिग्री बन रहा है एंगल, 90। तो अगर हम यहाँ पे थीटा 90 कर दे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज आप ही की तरफ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और हम ऐसे कर दें, तो इसमें एरिया किधर लेंगे, या तो उस तरफ लेंगे या तो इस तरफ। मान लेते हैं हमारी तरफ ले रहे हैं, तो एरिया इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है, तो कितना एंगल बनेगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो उसमें फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि आपको पूरा पेपर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से इंटर करके चली जाएगी। लेकिन अगर पेपर को मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँ, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे लेकिन इसमें से जाएंगे नहीं, क्योंकि इसकी थिकनेस हम मान के क्या चलते हैं, 0। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर से निकल जाएगी, तो इसमें से गई कितनी, 0। तो जब एक भी लाइन नहीं गया तो फ्लक्स क्या हो गया, 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं। अब मैथमेटिकल कैसे सीखेंगे, इसका एरिया किधर होगा, या तो इधर लेंगे आप या तो इधर लेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ से इधर आ रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है इन दोनों में, 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उसमें, 0। तो लॉजिकल भी सोच सकते हैं और मैथमेटिकल भी देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये फ्लक्स की फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट। तो फ्लक्स की यूनिट कितना लिखेंगे, यहीं से लिख लेते हैं। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, याद होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू, है ना। और ए क्या होता है, डी ए मतलब एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये हो गई। डायमेंशन भी आप बना सकते हो चाहो तो, चलिए बना के देखते हैं। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। मीटर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, सी मतलब चार्ज, कूलम। चार्ज की क्या होती है, क्यू बराबर आई टी, याद होगा आपको। आई मतलब करेंट, क्यू बराबर क्या पढ़ते थे हम लोग, आई टी। आई मतलब करेंट, करेंट का क्या होता है, ए बताया था मैंने। और टी का क्या होता है, टाइम। एक टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक और ऐड हो जाएगा, तो t माइनस 3 हो गया। एल एल कितनी बार है, 3 बार हो गए। ए ऊपर जाएगा तो -1 लेगा और m पहले से बैठा है, तो ये हो गई इसकी क्या, डायमेंशन। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट पढ़े। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट से हम आई थिंक थोड़ा बहुत परिचित हो चुके हैं कि हाँ क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके विषय में, काफ़ी न्यूमेरिकल से रिलेटेड आते हैं, कंपटीशन में भी, हमारे बोर्ड्स के लेवल में भी आते हैं ये सब। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, रेयर केस में ये पूछा जा सकता है। डेंसिटी आपको याद होगा, किसी भी चीज में हम वॉल्यूम, लेंथ या एरिया क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स किसे कहा था हमने, किसी पर्टिकुलर एरिया से जाने वाले नंबर ऑफ लाइंस को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम की बात हो ही नहीं थी, लेंथ की भी बात नहीं हुई थी, एरिया से जाने वाली बात हुई थी, इसलिए एरिया से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही करना, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आप इसकी वैल्यू रख के देखो, फाई की वैल्यू क्या होती थी, मैंने ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, डी ए मतलब स्मॉल एरिया, ए मतलब एरिया हो गया नॉर्मली, और ए नीचे ए से कट गया, क्या बचा ई। मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम ई ही कहते हैं। ई का यूनिट आपको पता होगा, मतलब उसकी यूनिट हो गई ई। किसे कहते थे, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम लोग। तो यही हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी में तो कितना डेंसर है, किसी पर्टिकुलर एरिया से 50,000 जाए, फिर कुछ देर बाद उसी में से 5 लाख जाए, तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर न्यूमेरिकली पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग। जैसे मैं आपको कहूं, कार्टेशियन बना लेते हैं हम लोग एक, y x एंड z। ठीक, देखिए
इस पे हम लोग एक क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखे हैं, है ना, दिख रहा है, और इसकी जो साइड है वो 2 मीटर है सपोज, है ना, और ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ले लेते हैं हम लोग 1 मीटर। मतलब जो क्यूब स्टार्ट हुआ एक्स एक्सिस पे कि कितना दूर रखा गया, ओरिजिन से कितना दूर रखा गया, 1 मीटर पर। 1 मीटर बाद इसकी पोजीशन है, और इसकी साइड कितनी रखी है हमने, 2 मीटर, है ना। अब देखते हैं आगे हम लोग, दिया इन्होंने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जहां पे क्यूब रखा है वहां पर है 2xi कैप प्लस 3yj कैप, ऐसा दे दिया। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ भी बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के साथ भी बदल रहा है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना यूनिफॉर्म कहेंगे हम लोग, ये एक्स दिशा में भी बदलेगा और वाई दिशा में भी बदलेगा। अब हमारे क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या इन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसे मार्क किया था इसको, इस वाले साइड को ऐसे ऊपर से हैच करके, इसका नाम लिखा था सरफेस नंबर 1, और पूछा कि फ्लक्स बताइए सरफेस 1 से कितना होगा। और दूसरा पार्ट इन्होंने क्या पूछा कि फ्लक्स बताइए सरफेस नंबर दूसरे से क्या होगा, और सरफेस नंबर दूसरा इन्होंने किसको मार्क किया था, इसको। बात आ रही समझ में, इसको इन्होंने सरफेस नंबर दूसरा कर दिया था। अब चलिए देखते हैं, हम किसी को भी कर सकते हैं, दो समझ जाए तो बाकी को आराम समझेंगे। चलिए एरिया जरा सोच लीजिए, क्या क्यूब के हर फेस का एरिया 4 मीटर स्क्वायर होगा, सेम है, 2x2 का है तो एरिया तो 4 मीटर स्क्वायर हो ही जाएगा। अब हम आते हैं फ्लक्स पे, पहला क्वेश्चन हमारा है फ्लक्स थ्रू 1 φ1, फाई बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ई डॉट ए पढ़ा था ना, वेक्टर के साथ, और डॉट हुआ तो ये स्केलर होगा, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखें। ई की वैल्यू रख लीजिए पहले तो 2xi प्लस 3yj डॉट ए किसका लेना है, φ1 का कि 2 का लेना है, 1 का लेना है, तो 1 का ये देखिए एरिया, और एरिया मैंने कहा था कि हमेशा प्लेन सरफेस के क्या होगा, ऊपर या तो नीचे की तरफ कहीं होगा, तो हम हमेशा कहाँ लेंगे, बाहर। अगर कोई सरफेस बंद है तो एरिया हमेशा कहाँ लेंगे, बाहर, अंदर नहीं जाना है, ठीक। तो इसका एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसका एरिया किधर होता है, ऐसे होता है। नीचे वाले किधर होता है, नीचे होता है। इस वाले का किधर होता है, उधर होता है, और सामने वाले का बाहर होता है, ठीक। तो हमें इसका लेना है, तो इसका एरिया किस दिशा में जा रहा है, ऊपर, वाई की दिशा में, तो कितना लेते हैं, 4 एरिया था ही 2x2 करके, और वाई की तरफ जा रहा है तो 4j लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। 4j क्यों कर रहे हैं 4j कैप, बिकॉज एरिया यहाँ पे कैसा लिया जा रहा है, वेक्टर, तो वेक्टर के पास दिशा भी तो होनी चाहिए, किधर है, वाई की तरफ। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, आई और जे का 0 होता है, जे और जे का डॉट क्या होता है 1, और 3y का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो 12y, और जे डॉट जे कितना हो गया 1 हो चुका है। ये वेक्टर प्रोडक्ट किया गया है, आप 11th चैप्टर में 11th के क्लास में पढ़ सकते हो उसको। 12y आ चुका है φ1। अब चलिए y की वैल्यू कितनी रखें, प्रॉब्लम तो ये है, तो ध्यान दें y ऊपर की तरफ होगा ना, हमारे इस सरफेस की पोजीशन कितनी दूर है यहाँ से, 2 मीटर होगी, तो 2 मीटर अगर हम रख दें इसमें तो इस प्लेस की पोजीशन आ जाएगी, तो यहाँ 2 मीटर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यूनिट कितना लिखेंगे, फाई का, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, सिंपल है कि नहीं, है ना। दूसरा कर ले अब जल्दी से इसी की तरीके से, φ2 कैसे करेंगे, φ2 इज हियर, इसका निकालना है, तो पहले तो वही करना है, फाई बराबर ई डॉट ए, तो ई लिख लेते हैं ऊपर से उठाकर 2xi प्लस 3yj डॉट एरिया, एरिया इसका कितना होगा 4 ही होगा ना, लेकिन किस दिशा में चलेगी, बाहर की तरफ, इधर करेंगे तो कितना जाएगा x की तरफ, तो क्या लिखेंगे 4i कैप, x में i चलता है, y में j चलता है, और z में k चलता है। चलिए करते हैं, तो कहाँ गया, i का i के साथ होगा, इस बार 1 दे देगा, तो 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा 8x, i डॉट i हो गया 1, और j का i के साथ क्या हो जाएगा 0, तो कितना बचा 8x। इस बार x कितना लेंगे, तो इस ओरिजिन से इस फेस की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर ये, और 2 मीटर की साइड कितनी होगी 3 मीटर, तो वैल्यू रख ले 3, तो 8 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 24, है ना, 24 हो गया। यूनिट कितना लिखेंगे, कहाँ गया, हियर, न्यूटन कूलॉम मीटर स्क्वायर, 24 ये भी आ गया, सही है। अच्छा
इसी के पीछे वाले का करते हैं, जो ये बैक साइड है इसका, जो दिख रहा है आपको, इसको मान लीजिए 3, इसका कर लेते तो कितना आता, जल्दी से इसका करें। y3 बराबर आता 2xi प्लस 3yj। आप इस क्वेश्चन को पहले को देखने के बाद इन दोनों को आप बिना देखे कर सकते हैं, पॉज करके इसके इनको करिएगा। 2xi प्लस 3yj, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एरिया किधर होगा, पीछे होगा। पीछे कौन सी दिशा है, x की वापस नेगेटिव होती है ना बैक साइड में, तो माइनस y चलेगा, और सॉरी माइनस x चलेगा। तो माइनस x में क्या चलेगा, माइनस i, 4i कैप जरूर, लेकिन माइनस के साथ। क्लियर हुआ? ओके, अब वही काम i का i के साथ 1 होगा, लेकिन 2x का 4x के साथ हो जाएगा 8x, और माइनस के साथ में ही i डॉट i हो चुका है 1 प्लस j और i क्या हो चुका है 0, तो कितना हो चुका माइनस 8x 5 3। लेकिन इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्या इसी की जगह आंसर आएगा क्या, नहीं। तो देखिए इसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी है, इस सरफेस की 1 ही मीटर दूर है, तो 1 रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो माइनस 8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जिसके थ्रू हम क्या कर दिए, फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। ठीक, आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने फ्लक्स पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी कर लिए हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट सीखा। अब गॉस लॉ देखते हैं किस काम के लिए आने वाला है। गॉस लॉ बेसिकली अगर देखें तो ये फ्लक्स के लिए ही बताया इन्होंने कि फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस अगर है, पैक्ड, जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ये रूम हो गया, क्यूब या क्यूबॉइड हो गया, इनके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, जैसे मैंने एक स्फेयर रखा, क्लोज है, इसके कहीं पर अंदर मान लीजिए सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया, और पूछे कि इस क्यू चार्ज को अगर हम प्लस ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ जाएगा हर तरफ, है ना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा। कितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की निकलेंगी यहाँ से, वो लाइंस ही हमारी क्या होंगी, फ्लक्स होंगी। तो वहां तो हमने पढ़ा कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये किया था हम लोगों ने अभी इसके पहले। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो, उसके अंदर चार्ज क्यू हो, या बॉडी स्ट्रक्चर क्यूबिकल हो, उसके अंदर चार्ज यहां पे हो और अंदर चार्ज क्यू हो, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का बॉडी हो, सिलेंड्रिकल हो, इसके अंदर कहीं चार्ज क्यू हो प्लस में, इन सब से जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा किसने कहा, गॉस लॉ ने। इसके पहले हम लोगों ने ये तरीका यूज किया था, वहां एरिया आना चाहिए था तब हम सॉल्व कर पाते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आना चाहिए था तब हम सॉल्व कर पाते। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको वो चार्ज देखना है जो अंदर पैक्ड हो, तो इसको हम कहते हैं इनक्लोज्ड चार्ज। अंदर जो पैक हो उसे क्या कहेंगे, इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, वो चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या कूलॉम्स गॉस लॉ जो है ये इसको भी सेटिस्फाइड करता है, मतलब इस फॉर्मूले से जो हम आंसर इसका निकालेंगे क्या इस फॉर्मूले से भी आएगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्फेयर का। मान लीजिए कि स्फेयर आपके पास हमने दे दिया ऐसा, इसकी रेडियस कितनी रख लेते हैं हम लोग, स्मॉल r, और यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। चलिए देखें, पहले इस मेथड से निकालेंगे फ्लक्स, फिर इस मेथड से निकालेंगे। इस मेथड से तो यही आंसर है, सिंपल सा, क्योंकि अंदर कौन सा चार्ज है, क्यू इनक्लोज्ड है, इसके रेडियस से मतलब ही नहीं, दिख रहा है कहीं रेडियस नहीं, ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या जो पहले हमने पढ़ा था उससे भी यही आएगा। एक तरह से आपकी बुक में इसको लिखा जाता है प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ, तो हम वो भी समझ के कर लेते हैं इसको। चलिए देखें, इस फॉर्मूले से आएंगे तो फ्लक्स बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज की वजह से, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे, हर जगह क्या होगी, सेम होगी कि अलग अलग होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि सबकी दूरी क्या होगी, रेडियस के बराबर, इक्वल डिस्टेंस होगा, चार्ज वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के कांस्टेंट या क्यू वही बीच में है, और आर की वैल्यू बदल सकती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता, लेकिन आर तो हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जगह पे क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन के कहाँ होते हैं, बाहर। अंदर कौन बचा फिर, डी ए। ये डी ए क्या है, एरिया किसका,
जिससे थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो इस स्फीयर का एरिया कितना लिखेंगे हम लोग? ये छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया कितना होता है? 4πr²। आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस r, k/r²। तो r² ने r² को मार दिया, बचा क्या? k, q 4π, तो k की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1/4πε0। k हो गया, q 4π, और कुछ बचा नहीं, ये 4π ने 4π को मारा, कितना बचा? q/ε0। इस फॉर्मूले के थ्रू भी यही आंसर और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग भी यही आंसर। कौन सा सिंपल लग रहा है? ये सिंपल लग रहा है, ये तो तुरंत आ गया। तो हम गॉस लॉ को एज द सिंपलेस्ट मेथड बोलेंगे, क्या कैलकुलेट करने के लिए? फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इस फॉर्मूले से करने बैठे अगर हम, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, समय लेगा, आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, और इससे करने बैठे तो तुरंत आ जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं अच्छे से। आइए, गॉस लॉ की डेफिनेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है फ्लक्स phi e, flux is 1/ε0 times of enclosed charge by a surface and the surface must be closed। ठीक, अच्छा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। गॉस लॉ के लिए नोट पॉइंट बना ले हम, अगर दो नोट पॉइंट याद रखें हमेशा गॉस लॉ के लिए। पहला नोट पॉइंट होगा कि गॉस लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। एंड दूसरा क्या होगा? साइज एंड शेप डू नॉट affect flux phi e। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, पहले इसका मतलब समझते हैं। कभी भी गॉस लॉ लगाने अगर हम बैठे कि हाँ डायरेक्ट हमने किया, जैसे लिखा ना, इनक्लोज चार्ज का कितना टाइम्स करना? 1/ε0, ये फ्लक्स हो गया। हम इसी से अगर चलने लगे तो सिंपल तो है, लेकिन कब चलेंगे? जब सरफेस कैसा हो? क्लोज हो। ऐसा नहीं कि कोई सरफेस ऐसे खुला है, बस इतना खुल गया, यहाँ चार्ज रखा और फ्लक्स पूछेंगे तो ये आंसर बताएंगे, गलत आएगा आंसर। हमें क्या करना है? इसको पूरा क्लोज करना होगा। अच्छा, दूसरा क्या बताता है? साइज शेप। साइज की बात करें हम तो इतने छोटे स्फीयर में जिसकी रेडियस 1 मीटर है, अंदर चार्ज q हो, तो फ्लक्स कितना बचेगा? q/ε0। अगर हम इस स्फीयर की रेडियस को बढ़ा दें, चार्ज अभी भी उतना ही रखें, रेडियस बढ़ाकर 4 मीटर कर दें, तो भी फ्लक्स कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो साइज मैटर किया? नहीं किया। दूसरा, इस स्फीयर में हमने रखा था चार्ज इतना फ्लक्स, इसी चार्ज को अगर हम एक क्यूब के अंदर रख दें तो भी फ्लक्स इतना ही आएगा। क्या शेप मैटर किया? शेप भी बदल गया, लेकिन अभी भी फ्लक्स क्या है? सेम है। तो साइज और शेप जो होते हैं वो फ्लक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। ये था हमारे पास थोड़ा सा गॉस लॉ का इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जिनको हमें याद रखना होगा, बट याद तभी होगा जब हम उसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये क्यूब का एक पूरा का पूरा सीरीज बनता है। क्यूब जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक क्यूब है ऐसा, इन्होंने दिया कि इस क्यूब के अंदर एक चार्ज क्यों रखा। जरा सोचिए क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा q/ε0। पहला आंसर सिंपल सा। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा एक और काम करते हैं, फ्लक्स लेते हैं, क्यूब लेते हैं और इस बार चार्ज अंदर नहीं रखते हैं। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, चार्ज जरूरी नहीं कि सेंटर पे रखा जाए, चार्ज कहीं भी रख सकते हैं, मतलब अंदर बॉडी के सेंटर के कहीं भी रख सकते हो। जैसे इस रूम में बात करूं मैं, सेंटर पे चार्ज नहीं रखा, इस दीवार के यहाँ पर रख दिया, तब भी फ्लक्स उतना ही होगा, उधर रखेंगे तब भी उतना ही होगा, ऊपर रखेंगे तब भी वही होगा। क्लियर है? तो पोजीशन मैटर नहीं करता है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं इसमें हम लोग कि जैसे ये क्यूब है, हमने ये वाला फेस देखा, इस फेस पर इस चार्ज को रख दे, चिपका दे, जैसे इस दीवार के इसी में लाके एक चार्ज को चिपका दे, तो जब चिपकाएंगे तो बाहर से उस तरफ से दिखेगा चार्ज आधा और अंदर से आधा दिखेगा, है ना?
अब बाहर से चार्ज दिख रहा है, क्या ढका हुआ है चार्ज, इनक्लोज्ड है। हमारा फॉर्मूले में यहाँ लिखा होता है इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 5। ये 100% इनक्लोज्ड होना चाहिए। यहाँ तो आधा अंदर ढका है, बाहर से आधा दिख रहा है, तो हम क्या करें, पहले इसको लगाने के लिए, इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए पहले इसको ढक दे पूरा। ढकेंगे कैसे, जो आधा दिख रहा है बाहर से उसको भी ढक दे। तो इसी के जैसा एक क्यूब ले आइए, रख दीजिए। अब देखिए ढक गया कि नहीं, इधर से भी ढक गया, इधर से तो ढका ही था। अब ये चार्ज पूरी तरीके से क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया है। गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, फ्लक्स पूरे से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। लेकिन हमारा आंसर गलत हो गया, हमसे सिर्फ इससे पूछा था, इस वाले क्यूब से। तो दो क्यूब मिलकर अगर इतना फ्लक्स पाते हैं और सिमिलर हैं दोनों, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, आधा। तो हमारा आंसर अब कितना होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तब था जब चार्ज कहाँ रखा हो, फेस पर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द फेस। और इसमें क्या देगा, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब। ये हो गया इनसाइड और ये हो गया फेस। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में क्या है, दिया है कि जैसे हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब के फेस पे हो गया, इनसाइड हो गया। अब बात करते हैं एज। एज जैसे हम ले लें, एज कौन सा लिया जाए, ये वाला एज, ये एज दिख रहा है, इसको हमें ढकना है। कैसे ढकेंगे, तो इसको ढकने के लिए ध्यान से देखें। एक तो हमें पहले इसके इस तरफ क्यूब रखना होगा, रख दिया, इस तरफ से हो गया। अब दो जैसे नीचे वैसे अगर दो ऊपर से रख दे तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा। तो हम लोग दो ऊपर से बना लेते हैं, ये लगभग लग रहा है कि हाँ ढका हुआ है। देखिए ये जो एज वाला था, 1 2 3 4, 4 लोगों से मिलकर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो इस पूरे सिस्टम से अभी जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, Q बाई, चार्ज क्या था Q, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरा फिर से आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया था, इस क्यूब से फ्लक्स। तो हम जब इस क्यूब का फ्लक्स लिखेंगे, टोटल 4 लोग मिलकर अगर इतना फ्लक्स लेते हैं और इक्वल ही है चारों, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 पार्ट। बात आ रही समझ में। तो ये कब था, जब एज पर चार्ज रखा हो। समझ में आई बात। नेक्स्ट करें। अब हम चार्ज को रखते हैं कॉर्नर पर, किसी एक कॉर्नर पर, क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर अगर हम चार्ज रख दे तो क्या होगा। देखिए थोड़ा समझिएगा इसको, क्योंकि डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। यहां इमेजिनेशन थोड़ा काम देगा। जैसे एक क्यूब है, इस क्यूब के इस कॉर्नर पर हमने क्यूब चार्ज रख दिया Q। ये ढका है कि दिख रहा है, दिख रहा है। हमें इसे ढकना है, तो ढकें कैसे, तो देखें हम इसको ढकने के लिए क्या करते हैं, और क्यूब लाते हैं। पहले तो एक क्यूब ऐसे ले आए, ये हो गया नीचे से। फिर इन्हीं दोनों की जैसे उधर ले चले, ये हो गया, उस तरफ भी हो गए। अब नीचे से वो चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन अभी भी ऊपर से दिख रहा है क्योंकि इसी कॉर्नर पर रखा है ना। ऊपर से ढकने के लिए इन्हीं जैसे चारों के जैसे 4 और क्यूब अगर रख दें हम, तो ये पूरा ढक जाएगा। जैसे रख के थोड़ा सा देखते हैं, ये रहा, ये देखिए लगभग लग रहा है कि हाँ 8 क्यूब हो गए हैं, जो एक क्यूब 2 3 और 4, 4 ऊपर के 4 नीचे के, और चारों मिलकर इसको क्या कर चुके हैं, ढक चुके हैं। तो ये पूरा इनक्लोज्ड हो गया। तो कितना होगा फ्लक्स, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से पूरे से पूछता तब तो इतना लिखते हैं हम लोग, लेकिन हमसे सिर्फ एक वाले से पूछा था। 8 लोगों ने मिलकर ढका है, मतलब पूरे लोगों के हिस्से में आया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8 पार्ट। सही है। तो ये तब था जब कहाँ पे चार्ज रखे हो, कॉर्नर पे। कॉर्नर वाले चार्ज का फ्लक्स हो गया Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, फेस का हो गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी था इनसाइड वाला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, एज का था, ये फेस का सॉरी था, ये एज का। एज पर क्या होता है, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कंपटीशन में
कि यदि कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा है फेज क्यूब के, तो फ्लक्स बताइए किससे, क्यूब से नहीं, एक फेस से पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, काफी लोगों ने गलत किया इसको। हमने क्या पूछा कि चार्ज अगर, जैसे ये चार्ज है क्यूब है, यहां कॉर्नर पर रख दिया, तो इस क्यूब के एक फेस से कितना आएगा। तो सिंपली हमें क्या रहता है, रटा रटा सा रहता है कि अच्छा क्यूब के कॉर्नर पर रखा था तो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन आंसर आया था, तो एक के हिस्से में कितना आ चुका है, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें 6 फेसेस है तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा, 6, और ये गलत हो जाता है तुरंत। अब देखिए कैसे गलत होता है, ध्यान सोचें कि जब हम इस क्यूब को ऐसे रखे थे आठों को, तो एक क्यूब को अगर बस ध्यान से देखें तो इस एक क्यूब का कितना फेस आपको दिख सकता है जब ऐसे असेंबली करके रखेंगे हम 8 लोगों को। तो इस जो क्यूब की हम बात करें, इसका कौन सा फेस आपको दिखेगा, तो सिर्फ 3 फेस दिखेगा। कौन कौन सा, एक इस तरफ से ये वाला फेस दिखेगा जो बना रहे हैं हम, एक नीचे से ये वाला दिखेगा, ठीक, और एक इस तरफ से ये वाला दिखेगा। और कोई फेस है जो दिख सकता है, ऊपर वाला तो ऊपर वाले से ढक गया, बैक वाला बैक साइड से, इधर वाला इधर से ढक गया, तो 3 तो ढक गया, 3 ही ना दिख रहे हैं। तो लाइंस जो निकलेंगी चार्ज इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन्हीं तीनों से निकल सकती हैं। इस ढके वाले से कहाँ से निकलेगा, तो जब नहीं निकलेगा तो फ्लक्स होगा ही नहीं उनका, तो 3 ही लोग ना बांट पाएंगे किसको, इसको। तो जब कॉर्नर पे रखा जाता है तो पूरे क्यूब के हिस्से में आता है क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और उनमें से भी पूछे कि क्यूब के कॉर्नर पर रखे जाने के बाद एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखेंगे इसको। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम इतना अपना है फ्लक्स के रिलेटेड कि यदि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर सॉलिड होता है, ऐसा अगर है, आधा कट किया गया है, और उसके इस सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया क्यू, और पूछा है, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, इसकी ये रेडियस कितनी है, आर है। हमसे पूछा कि अगर चार्ज क्यू वहां पे रखा गया तो बताइए इस हेमिस्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो ऊपर से दिख रहा है, नीचे से ढका तो जरूर है लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो हम उसको वो करने के लिए क्या कर दे, पहले तो ढक दे, एक और ऊपर से ऐसे क्या कर दे, एक हेमिस्फीयर लाके ढक दिया पूरा ढक्कन जैसा, अब क्लोज हो गया। अब बताए पूरे सिस्टम से फ्लक्स कितना आएगा, 5 टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ लोअर हाफ से था ना, तो लोअर हाफ के हिस्से में कितना आएगा, लोअर हाफ का फ्लक्स कितना होगा। दो सिमिलर लोगों ने मिलकर इसे ढका है, हमें सिर्फ नीचे वाले का चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरे का जितना था उसको आधा हटा दे, तो आधे के हिस्से में इसी का आधा ना मिलेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का कितना पोर्शन मिलेगा, ये हाफ। तो आंसर कितना हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान लगेगा। देखिएगा फॉर्मूले से करके देखें, फॉर्मूला क्या कहता था, फाई बराबर ई डॉट डी ए, होता था कि नहीं होता था। चलिए, इस चार्ज की वजह से इतनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर डिस्टेंस पर, वो रख ले के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान दें, एरिया की जगह कौन सा लिखेंगे, नीचे हाफ लोअर का कि पूरे का, तो हाफ का लिखेंगे। हमें पूरे का पता है एरिया, अगर पूरा ढक दिया जाए तो स्फीयर बनेगा, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, ये फ्लक्स हो गया। देखते हैं, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काट दिया, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 पाई, 2 पाई ने 2 पाई को काटा तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर क्यू बचा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा और 2 बचा है। क्या सेम आंसर है सेम। लेकिन अब ये कैलकुलेशन करना पड़ता है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो आसान लगे वो आप लोग पकड़ सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। एक और इस पे कर लेते हैं, जैसे ऐसे दिया इन्होंने कि ये सिलेंडर है और इसके इस जगह पे चार्ज रखा क्यों, जरा बताइए कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बन रहा है। ऐसे जैसे ये सिलेंडर है, एल लेंथ का मान लेते हैं, इसका है रेडियस आर है, चार्ज यहाँ रखा गया है। पूछा सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स बताइए, तो अभी चार्ज ऊपर से दिख रहा है,
तो हम इसी की जैसा एक सिलेंडर ऊपर से क्या कर लेते हैं, एज्यूम करके ढक देते हैं, ढक्कन जैसा लाके ढक दिया। अब चार्ज ढक दिया गया, पूरे का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल है ये। हमें तो सिर्फ लोअर हाफ का चाहिए था, तो लोअर हाफ का कितना हो जाएगा, लोअर हाफ का लिखने चले अगर हम लोग तो क्या करेंगे, इसके लिए आधा करके दे देंगे, हो गया सिंपल सा आंसर। सोचिए यहाँ सिलेंडर था, यहाँ पे हेमिस्फीयर था, आंसर दोनों का सेम है कि नहीं सेम। तो साइज से मतलब नहीं करता है, क्लियर है। आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोग का। फ्लक्स हो गया हमारा, इसमें हमने गॉस लॉ पढ़ा। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।